सर एक सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि एआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। एआई तकनीकों के ज़रिए बहुत अलग-अलग सेक्टर इसका फ़ायदा ले रहे हैं। अब एजुकेशन सेक्टर में एआई का मतलब क्या है और इसको किस तरीके से जोड़ा जा रहा है जिससे ये सेक्टर अच्छे से ग्रो कर पाए? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये हर सेक्टर में अगर इसका डेफिनेशन किया जाए तो इट इज़ पर्सोनलाइजेशन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब है कि जो आदमी जिस चीज़ को जिस तरीके से करना पसंद करते हैं उसको उसी तरीके का एक्सपीरियंस दिया जाए। तो देखिए आज का जो ये वर्ल्ड है, दुनिया है, इसमें हर वक्त अब देखते हो ना, स्माइल यू आर ऑन कैमरा, आप बोर्ड देखते होंगे। तो एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड वी आर ऑल ऑन कैमरा, हमेशा वी आर ऑन कैमरा, हमें देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है? सचमुच के कैमरा से ज़रूर देखा जा रहा है, उससे भी स्टडी निकल रहे हैं। दूसरा, आप आपके फ़ोन में फेसबुक या कोई भी हो, मतलब सोशल मीडिया हो, आप उसको स्वाइप करते रहते हो। कहाँ पे आके रुकते हो वो देखा जा रहा है। कौन से चीज़ पे क्लिक कर रहे हो, कौन से पोस्टर पे क्लिक किए हो, कौन से एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक किए हो, हर चीज़ को स्टडी करके वो एक कस्टमर स्टडी रिपोर्ट बना रहे हैं कंटिन्यूअसली। हर बिजनेस, द ग्रोइंग बिजनेसेस आर ऑल डूइंग दिस कस्टमर स्टडी रिपोर्ट कि ये कस्टमर को ये चीज़ पसंद है तो उसको उसी तरीके के चीज़ दिया जाएगा। एजुकेशन में भी पर्सनलाइजेशन इज प्लेइंग अ बिग रोल। देखिए, मैं जब एआई के ऊपर काम शुरू किया था तो मुझे सबसे बुरी बात इसी चीज़ का लगता था कि मैं एक शिक्षक हूं और क्लास में जब बच्चा को पढ़ाता हूं तो हर बच्चा एक तरीके से नहीं समझते हैं, हर बच्चा का समझने का तरीका अलग है। लेकिन मैं पढ़ाता जब क्लास में, मैं तो एक ही चीज़ पढ़ाता हूं, मैं तो सेम चीज़ पढ़ाता हूं। अब प्रॉब्लम यह है, जो बच्चा कम समझता है वो बोलता भी नहीं है कि मैं कम समझ रहा हूं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बोलूं तो आई विल बी पॉइंटेड आउट। और जो बच्चा ज्यादा समझता है वो इजीली समझता है, वो अपना क्वेश्चन भी क्लैरिफाई कर लेता है। तो क्या होता है, क्लास के अंदर डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स और बढ़ जाता है। जो बच्चा इजी अंडरस्टैंडिंग है उनके लिए वो अच्छा समझता है, और जो बच्चा कम समझते हैं वो और नीचे जाता है। तो दिस डिफरेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन अ क्लास इज बीइंग टेकन। व्हाई नॉट वी डू पर्सनलाइजेशन इन एजुकेशन। आप आज के दुनिया का सबसे अच्छे ऐप देखो, ग्रामरली बोलो या कोई भी अच्छे ऐप जो कोई भी घर में यूज करता है, आप देखो, आप जब कुछ करते हो, आपके क्वेश्चंस, आप कोई चीज़ों का मतलब स्टडी किए, उसके बाद उसका क्वेश्चंस आया तो एआई बेस्ड आपके समझ के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आता है। जो बच्चा जो चीज़ समझने में उसको डिफिकल्टी है उसके ऊपर आधारित उसका मटेरियल आता है, उसके बाद क्वेश्चन उसके विट के हिसाब से आता है। एक बच्चा थोड़ा कम समझता है, उसको ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उसका मोरल जो है ब्रेक हो जाए। और जो बच्चा अच्छा समझता है उसको भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ताकि उसको लगे यार ये इसको पढ़ के मैं क्या करूं। तो उनको जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आप देखो उनके विट के बेसिस पे, उसके समझ के बेसिस पे आ रहे हैं। और वो कैसे हो रहा है? वो हो रहा है बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर वर्किंग बिहाइंड ऑल दिस एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वेश्चंस टू द बेस्ट पीपल। इसमें सर अगर हम देखें कि एमएसएमई हो या जो नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, वो लोग एआई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके लिए कैसे ये यूजफुल हो सकता है? देखिए, एआई हैज़ गॉट इट्स मैक्सिमम एप्लीकेशंस इन 3 फील्ड। और इंटरेस्टिंग ये है कि वो तीनों चीज़ एम है, मार्केटिंग, मेडिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो मेडिकल आप छोड़ दो अगर, तो मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, और मार्केटिंग भी नहीं, मैनेजमेंट एज अ होल आप सोचो तो पूरा चीज़ उसमें एआई का एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। तो आप देखो, एआई में अगर मैं मैनेजमेंट को एआई के साथ लिंक करूं तो बहुत सारे चीज़ें एआई के ज़रिए किया जा सकता है। आज मान लो एमएसएमई एक बिजनेस इज अ ग्रोइंग बिजनेस, तो इन द इनिशियल फेजेस ऑफ द ग्रोइंग बिजनेस एक बंदा ज़्यादा लोग रिक्रूट नहीं कर पाएंगे,
थोड़ा कम मैन पावर के साथ उसको चलना पड़ेगा, तो उसमें ही कैन टेक ह्यूज हेल्प ऑफ दिस एआई इन अकाउंटिंग सेक्शन। चैटबॉट, अब कौन से चीज, मतलब आप देखो, आप कुछ भी बोलो, एक चीज बोलो एमएसएमई के एमएसएमई नहीं, कोई भी बिजनेस के लिए एक चीज बोलो, ये चीज है, एआई ऐप इज ऑलवेज देयर टू गिव यू। आज के दिन में देखिए एआई ऐसा है कि एआई इज देयर इन एवरीथिंग दैट वी कैन, एवरीथिंग दैट वी कैन फील अराउंड अस, एआई इज देयर एंड इट इज देयर टू स्टे। लेकिन सर एक चीज़ से इनकार नहीं करना होगा कि एआई जब से इंट्रोड्यूस हुआ है उसको लेकर के गलतफहमियां, लोगों के मन में आशंकाएं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। देखिए एआई के कारण जॉब लॉस मैं बोलूं अगर नहीं होगा, अगर मैं बोलूं तो मैं सही नहीं बोल रहा हूं। जॉब लॉस तो होगा, लेकिन वो लॉस जो शब्द है वो बोलना नहीं चाहिए, वो यूज करना चाहिए जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा। जो जॉब है वो जॉब के जगह दूसरी जॉब क्रिएटेड होगा। एक मेट्रो रेल के अंदर आप जब पहले चढ़ते थे तो आपको लगता था मैं मेट्रो रेल में जाऊंगा, टिकट खरीदूंगा, एक बड़ा सा क्यू होगा, वो क्यू के पीछे मैं खड़ा रहूंगा। दिल्ली की बात आप सोचो, एक बड़ा सा क्यू बनेगा, उसके पीछे मैं खड़ा रहूंगा, वो टिकट मिलते मिलते मेरा 10 मिनट का टाइम खराब होगा, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स का टाइम खराब होगा। ये था 5 साल पहले की बात। अब सोचो, मेट्रो रेल के हर स्टेशन में एक मशीन बैठ गया है, वो मशीन में जाके आप खुद ब खुद टिकट खरीद रहे हो, या तो ऐप आ गया, ऐप से आप खुद ब खुद टिकट खरीद के मेट्रो रेल में चल रहे हो। आपके मन से वो शंका दूर हो गया है कि मैं मेट्रो रेल में जाऊंगा, मेरा 10 मिनट खराब होगा। अब प्रॉब्लम यह आता है, देखो, इसके लिए लोगों ने मेट्रो में चढ़ना ज्यादा कर दिया। अब आप बोलोगे ये जो मशीन बिठाया हमने, गवर्नमेंट ने बिठाया मशीन, ये मशीन के वजह से वो लोग जो टिकट काउंटर में बैठा हुआ टिकट खरीद के आपको देते थे, उनका जॉब तो चला गया। सिंपल सी बात है, उनका जॉब चला गया। तो आप बोलोगे ऑटोमेशन हैज क्रिएटेड जॉब लॉस, लेकिन ये भी तो सोचो कि 10 गुना लोग अगर बढ़ गया है मेट्रो रेल लेने वाला, तो आज से 2 साल के अंदर आपको मेट्रो का लाइन और कितना ज्यादा चाहिए, पैरेलल वर्टिकल लाइंस और कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा मेट्रो रेल खरीदा जाएगा, उसका ऑटोमेशन करने के लिए और कितने कितने लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। तो जितने जॉब लॉस होगा उससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर जॉब्स तो क्रिएटेड होगा। लेकिन हाँ, जॉब डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। हमें नए टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, उसको सीखना पड़ेगा, उस हिसाब से बनाना। विश्वविद्यालयों के अंदर एआई और खास करके यूईएम इसको लेकर के बच्चों की पढ़ाई में कैसे जोड़ रहा है? देखिए, हम लोग एआई को हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिए हैं। मतलब हम ऐसे बोले हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं, हर बच्चा एआई सीखेगा और हर बच्चा एआई मॉडल को ट्रेन करना सीखेगा। और मान लो उससे क्या होगा, एक एग्जांपल हमने ये किए कि बच्चे को 4-5 बच्चे का हम तैयार किए, बोले बच्चा तुम एआई मॉडल को सिखाओ, एआई को तो सिखाना पड़ता है तब वो जाके काम करता है, तुम एआई को नॉकिंग साउंड सिखाओ, ऐसे 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 नॉक करो, वही साउंड एआई मॉडल में फिट करो, फिट करके बोलो ये नॉकिंग साउंड है। 300 नॉकिंग साउंड फिट करोगे तो एआई जितना अच्छा काम करेगा, 3000 फिट करोगे तो वो बेटर काम करेगा, और नॉकिंग साउंड सुनते ही बोल देगा कि ये नॉकिंग साउंड। तो 5 बच्चा एआई मॉडल को नॉकिंग साउंड सिखा रहा है। अब दूसरे 5 बच्चे को हमने बोले कि बच्चा तुम क्लैपिंग साउंड सिखाओ, तो 5 बच्चे क्लैपिंग साउंड सिखा रहे हैं। तो वो एआई मॉडल अब सीखेगा, मान लो 3000 ऐसे क्लैपिंग साउंड में सिखाया तो एआई मॉडल सीख जाएगा क्लैपिंग साउंड किसको बोलते हैं। अब ये सारे चीजों को जोड़ के यूएम जयपुर से हम एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं जो कोई भी साउंड सुन के बोल देता है कि ये कौन सी चीज का साउंड है। अब आप पूछोगे इसका क्या मतलब, इसका क्या यूटिलिटी है? देखिए, यूटिलिटी बहुत सारा हो सकता है। मान लो हेल्प कोई सुन नहीं पाता, अगर कोई मशीन कोई हेल्प 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 बोल रहा है, कोई मशीन बोल दे कि ये कोई हेल्प मांग रहे हैं और मैं सुन नहीं पाया, तो आई कैन गो एंड हेल्प हिम आउट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ। तो अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और मैं सबसे पहले शुरुआत घनश्याम भाटी जी आपसे ही कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, व्यवसाय, राजनीति और आजकल राजनीति में जिस तरीके की चीजें देखी जा रही हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और दोनों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको लेकर के बात करना चाहेंगे क्योंकि वार्ड से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर भी हैं, व्यवसायी भी हैं, तो दोनों का तालमेल कैसे होता है? देखिए, शुरू से मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था और जिसमें मेरे
बॉस बैठे हैं सामने, देवेंद्र जी सालेचा साहब, मैं इनके साथ 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और पिछले निगम के इलेक्शन में कोई वजह से मैं पार्षद बन गया, तो फिर भाई साहब का आशीर्वाद रह गया हमारे साथ में। तो ट्रांसपोर्ट के काम में शुरू से हम लगे हुए 35 साल, मेरा 40 साल से ट्रांसपोर्ट का काम है। और हमारा सबसे एक ही प्रयास रहता है कि जैसे हम किसी पार्टी के गाड़ी भेजते हैं, पार्टी संतुष्ट होनी चाहिए, पार्टी को वाजिब भाड़े में गाड़ी लगनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ सर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट की बिजनेस का आइडिया कैसे आया दिमाग में, शुरुआत कैसे हुई? और दूसरा, मैं आपका राजनीति में एंट्री को लेकर के, आपने बड़े सीधे से आप निकल गए, लेकिन एंट्री हुई कैसे, इन दोनों के बारे में आप सबसे पहले बताइए। सर ऐसा है कि सन 84 से मैं मोटर पार्ट्स की दुकान थी अपनी, तो उस समय आइडिया आया कि भाई अपन ट्रांसपोर्ट लाइन में घुसे। तो शुरुआत में मैंने 2 गाड़ी ली, फिर करते 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 मेरे 70 गाड़ी हो गए। तो फिर ट्रांसपोर्ट लाइन में तो थे ही, और गाड़ियाँ भी थी साथ में, तो बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़ा हो गया, कांटेक्ट भी हो गए काफ़ी। और मेरी कार्यशैली से सभी पार्टियाँ संतुष्ट थी। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसी पार्टी से झगड़ा नहीं किया, आज तक का मेरा इतिहास है। तो उसी हिसाब से आगे जुड़ते गए। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई साहब से जैसे मैं 35 साल से जुड़ा हूँ, तो भाई साहब भी मेरे को कभी नहीं कहते, ये कहते थे गाड़ी भेज देना बस। और रहा सवाल राजनीति में, तो वैसे तो क्या, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल फैक्ट्री है कि मैं शुरुआत से कांग्रेस ही था। मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा भाई आप पार्षद का इलेक्शन लड़ो, और मैंने उनकी बातों में आके हाँ भर ली। फिर बाद में हो गया कि पार्टी ने उनकी बात सुनी नहीं और मेरा टिकट एक साइड में कर दिया। तो मेरे वार्ड वाले सभी इकट्ठे होकर आए कि नहीं भैया अपने को तो निर्दलीय लड़ना है। और भाई साहब की तरफ से ऑफर भी आया था कि भैया आपने तो बीजेपी से लड़ो। मैंने कहा साहब अपने को इलेक्शन नहीं लड़ना है, अब तो मेरे को तो उनकी खाली बात रखनी थी। और वो बात अब रखी क्या, नहीं फिर हम निर्दलीय खड़े हो गए। लोगों ने कहा भाई निर्दलीय खड़े हो। तो एक दिन भाई साहब का फ़ोन आ गया कि भाई वार्ड में लगता है पोजीशन आपकी अच्छी है, जीतने के बाद में क्या करोगे? जीतने के बाद में आपकी गोदी में आ जाएंगे और क्या। मीरा जी, बीसीएम ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई? और क्योंकि हर कोई आम लोगों के मन में एक सवाल होता है कि भाई हम पहला कदम कैसे उठाया जाए, कंपनी अगर शुरू करना है, कोई व्यवसाय अगर शुरू करना है तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए। तो बीसीएम ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई और उसके पीछे की मंशा क्या थी? बीसीएम ग्रुप 91 से कैंडी लाइन में था, टॉपी लाइन में, लेकिन 2014 में प्रॉपर्टी लाइन में बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी थी। उससे मैंने बीसीएम प्रॉपर्टी की स्थापना की थी, गरीब और मध्यम वर्ग को किस्तों में प्लॉट दे सके, क्योंकि गरीब आदमी एक साथ 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे के प्लॉट नहीं ले सकता है। तो हमने नई सोच लेके आए कि गरीब और मध्यम वर्ग हमसे जुड़े। तो हमने 2014 अगस्त में बीसीएम प्रॉपर्टी की शुरुआत की थी और आज हम करीब 22,000 प्लॉट किस्तों में बेच चुके हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ना एक बड़ा सवाल होता है लोगों के मन में कि पोजीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, ये कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। ये भरोसा कायम करना लोगों के मन में और उनके बीच में जाकर के विश्वास बनाना कि नहीं, हम अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो समय पर आपको चीज़ें मिलेंगी, ये कैसे किया? तो प्रॉपर्टी लाइन में विश्वास बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाता है। तो कई धोखे हो चुके हैं पहले, लेकिन हमारा टॉपी का व्यवसाय बहुत पुराना था और पश्चिमी राजस्थान, पाली, जालौर समेत 3 जिले में हमारा टॉपी का व्यवसाय पिछले 30 साल से चल रहा था। तो हर व्यापारी हमको पहचानता था, तो वो हमारी इमेज थी। उसी इमेज के कारण आज बीसीएम प्रॉपर्टी मात्र 10 साल में बहुत बड़ा नाम कर पाई कि लोगों में विश्वास है, भरोसा है। घनश्याम जी, एक चीज़, क्योंकि आप अतिक्रमण समिति से भी जुड़े हुए हैं, उसके चेयरमैन हैं, उसके रूप में काम भी कर रहे हैं, सड़कों पर जो अतिक्रमण होता है उसको लेकर के लगातार हम कई कार्रवाई देखते हैं, लेकिन अतिक्रमण हो क्यों रहा है लोगों के मन में भी सवाल है। क्योंकि जब रास्ते से होकर के गुजरते हैं तो हर किसी के जहन में सवाल होता है कि सर अगर ये अतिक्रमण नहीं होता तो आज सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी होती और उस पर चलना आसान हो जाता, लेकिन होता कैसे है और किसकी वजह से हो रहा है? देखिए, इसमें हमारे प्रयास पूरे रहते हैं, निगम की भी पूरी टीम लगी हुई रहती है और काफ़ी बार उनको हटाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि निगम कार्रवाई नहीं करता है या प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, फिर भी कई बार एक ही जगह पे 3-3 बार 4-4 बार अगर उनको हटाते हैं तो फिर एक वो मन में फील भी होता है यार कि रोजी रोटी कमा रहे हैं, ज़्यादा अब इनको क्या कहें। हमारा भी प्रयास चल रहा है, जैसे भी काजरी के पास में, जैसे ये शास्त्री नगर
सर्कल पे जो भी ठेले लगे हुए हैं, तो इनके लिए एक अलग से वेडिंग जोन बन रहा है काजरी। तो शास्त्री नगर वाला जो भी ठेले का मार्केट है वो या नोवोटोल के सामने शिफ्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में जो मेन रोड पे जालू गेट से लेके पाल बालाजी मंदिर तक, इसके लिए भी एक प्लान बना रहे हैं। तो बारिश के बाद में उम्मीद करते हैं इस पे थोड़ा कठोर कदम उठा के इसको थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं ना कि जैसे बाहर से कोई आते हैं तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। और इसी वजह से हमारे अभी जो रैंकिंग आई है इसमें हमारे 20-25 नंबर कम हो कट गए उसमें से। तो हमारा प्रशासन भी, मेयर साहब भी पूरा सपोर्ट करते हैं, अध्यक्ष जी भी कहते हैं, जैसे भाई साहब थे पहले देवेंद्र जी सालेचा जी, खूब डिप्टी मेयर साहब, इन्होंने भी खूब प्रयास किए। तो अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है और इसके लिए प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों खास मेहमानों का। तो अगले सेशन की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और उनसे जानेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में क्या बड़े काम हो रहे हैं, कितना होना बाकी है, क्या हुआ है। विकास जी, हम देखते थे कि पहले राजस्थान से जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर के इलाज कराते थे, लेकिन आज वो सुविधाएं राजस्थान में ही उपलब्ध हो पा रही हैं। ये बदलाव जो देख रहे हैं हम कुछ ही सालों के अंदर, उसके लिए सबसे पहले आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी धन्यवाद सबसे पहले एनडीटीवी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। जी बिल्कुल, राजस्थान जिस प्रकार से अग्रणीय रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये राजस्थान के ही लोगों की मेहनत का नतीजा है, जिसमें चाहे लीडरशिप हो, चाहे यहाँ का आम आदमी हो, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, इन सब ने मिलकर और जो भी स्कीम्स बनी उनको आम आदमी तक पहुँचाकर, और जो सपने देखे गए कुछ सालों में, जिसमें प्रत्येक आम आदमी को जो हेल्थ के लिए उसको एक जैसा हेल्थ केयर मिले, चाहे वो गांव से उठ के आया हो, चाहे शहरी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे ओल्ड एज हो, इन सभी को देखते हुए जो सिस्टम्स डेवलप हुए उसमें राजस्थान बहुत अग्रणी रहा है। और इवन पूरे देश में राजस्थान ने, चाहे कोविड मैनेजमेंट में हो, चाहे जेनेटिक मैनेजमेंट में हो, चाहे कैंसर मैनेजमेंट में हो, इन सब में एक मॉडल स्टेट उभरा है और इसके लिए मैं पूरे राजस्थान को बधाई देना चाहता हूँ, आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक रेफरल सिस्टम था, ये तो बहुत कम हो गया, बिल्कुल ऑलमोस्ट अब तो रिवर्स रेफरल का स्टेज आ गया है, जिसमें हमारे पास अन्य राज्यों से पेशेंट आते हैं। इवन हमारे पास बाहर से जो मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत बाहरी देशों से मरीज आने लग गए हैं, चाहे वो हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हो, चाहे एम्स हॉस्पिटल हो। तो अब तो रिवर्स रेफरल का ज़माना है, वो ज़माना गया जब हमारे मरीज बाहर जाते थे। तो मैं इस सब के लिए बहुत बधाई देता हूँ, हमारे पूरे सिस्टम को बधाई देता हूँ। विकास जी, हम हेल्थ सेक्टर के अंदर देख रहे हैं कि लोगों की एक सबसे बड़ी परेशानी है कि भाई अगर अस्पताल में चले जाएं तो वहाँ खर्चा भी ज़्यादा है। मुफ्त इलाज का सपना या कम जो है खर्च में इलाज हो सके, बेहतर इलाज हो सके, ये इस उम्मीद में जाते हैं लोग, है ना। तो इसके लिए क्या हम तैयारी कर रहे हैं या हमारी इसके बारे में क्या सोच है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और ये WHO या यूनाइटेड नेशंस की यही थीम है कि ये एक स्टेट का मुद्दा है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बेसिक ट्रीटमेंट या बेसिक इलाज आम आदमी को निःशुल्क मिलना चाहिए। और उस पर चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, दोनों की बहुत ही बढ़िया योजनाएं। चाहे जैसे मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है वो पूरे भारत को कवर करती है। लगभग 70% पॉपुलेशन को निःशुल्क इलाज, 30 लाख तक का इलाज देती है, जो बहुत बड़ी बात है। और इवन रेयरेस्ट जो सर्जरीज है, इवन ट्रांसप्लांट सर्जरी तक उसमें इंक्लूडेड है। और उसी तर्ज पे जैसे राजस्थान की जो मुख्यमंत्री आयुष्मान माँ योजना है, उसने भी अपना एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। और इसमें पात्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले जैसे क्या होता था, केवल BPL कार्ड या जो कुछ सिलेक्टेड एक ग्रुप था या सब ग्रुप्स थे, उन्हीं को ही इसका पात्र बनाया जाता था। लेकिन अब यह जो माँ योजना है, इसके अंतर्गत आप कोई भी व्यक्ति इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी जॉब और एज और कोई वेल्थ या कोई भी इशू हो, पर वो अगर उसका पात्र है तो वो उससे लाभ उठा सकता है। और उसमें बहुत ही मिनिमल जो उसके रेगुलर पात्रता में नहीं आते, वो एक 500-600 रुपये खर्च करके पूरे 25-30 लाख रुपए का पूरे फैमिली कवर तक का उठा सकते हैं। और इस प्रकार से एक मिनिमल खर्चे पे आपका पूरे जीवन का करीब करीब हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। उसके अतिरिक्त मैं बात करूं कि छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, जैसे कैंसर के लिए बहुत बड़े पैकेजेस हैं, कैंसर की जो दवाएं हैं, हमारी जो निःशुल्क दवा योजना है, उसमें आप मानेंगे कि 1000 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स में नहीं मिलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत खर्चा होता है, वो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क मिलती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो आजकल मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते हैं, रहते नहीं हैं। तो जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का या बड़ों का भी, वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आंखों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, है ना। तो इससे
इसको लेकर के आप क्या सलाह देना चाहते हैं? और जो लोग अपने घर के अंदर बच्चों को स्क्रीन टाइम उनका कम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या उनके लिए सलाह है या क्या सुझाव है? जब से कोविड हुआ उसके बाद से तो स्क्रीन का यूज़ काफ़ी हद तक तो अनिवार्य हो गया। इवन बच्चों के लिए पढ़ाई का एकमात्र ज़रिया स्क्रीन रह गया था या घर से ऑनलाइन क्लासेस रह गई थी, तो जिसकी वजह से अब जबकि सिस्टम हैज़ बिकम ऑफलाइन बट अब वो छूट नहीं पा रहा उनसे, और इसकी वजह से जो आँखों में दिक्कत हो रही है, जो काफ़ी लोगों को हो रही है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, एक बड़ी समस्या बड़ों में है वो डिजिटल आई स्ट्रेन जिसे हम बोलते हैं, या मोबाइल या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, कि आप दिन भर आप अपने काम के वक्त भी आप स्क्रीन या लैपटॉप या मोबाइल पे देखते हैं, और बाद में भी जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आई थिंक आजकल सबका फ्री टाइम सिर्फ अपने मोबाइल में ही बीतता है। तो इसकी वजह से आप बेसिकली जब भी आप कोई स्क्रीन की तरफ देखते हो तो आप पलके कम झपकाते हो, आप ब्लिंक रेट आपका कम हो जाता है, आप घूरने लगते हो, तो उसकी वजह से आपकी आंखों में जो आंसू की परत है जो अदरवाइज नॉर्मल है बट ये जल्दी इवेपरेट होती है, तो इसे इवेपरेटिव ड्राई आई बोला जाता है। और इसकी वजह से फिर किसी की आंखों में उनको जैसे खटकना, ग्रिटी सेंसेशन, किसी की आंखों में रिफ्लेक्स वाटरिंग यानी ज़्यादा आंसू आना, किसी को आंखों में भारीपन लगना, किसी को माइल्ड हेडेक होना, ये सब हो जाता है। और बच्चों में रही बात बच्चों की, तो बच्चों में क्योंकि बचपन से ही वो मोबाइल स्क्रीन के आदी हो चुके हैं और उनसे वो छूटता नहीं है, तो उसकी वजह से मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि, जिसकी वजह से इंसान की दूर की देखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, मायोपिया का प्रेवलेंस काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहा है। और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि जितना जल्दी बच्चे को अगर मायोपिया डेवलप होता है या शुरू होता है तो उसकी बढ़ती उम्र तक वो बढ़ सकता है। मैं बी एल रनवा जी को भी जोड़ रहा हूँ। सर, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा समझाने वाली है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि एजुकेशन हब के तौर पर राजस्थान को देखा जाता है। दूर दूर के प्रदेशों से बच्चे यहाँ राजस्थान के अंदर पढ़ने आते हैं, तो इसको लेकर के कैसे ये बदलाव आया है, कैसे राजस्थान की इमेज एजुकेशन सिटी के तौर पर बदली है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। निश्चित रूप से बहुत ज्वलंत और भावनात्मक प्रश्न है आपका। कभी हम बेंगलोर जाते थे, दिल्ली जाते थे, आकाश और विभिन्न प्रकार की कोचिंगों का सपोर्ट लेने के लिए हमारे युवा वहाँ जाते थे। कोटा ने ये पहल की, एजुकेशन की बात स्कूल एजुकेशन में करें तो पिलानी से ये चला, और उसके बाद में वहाँ के भामाशाहों की वजह से हमारे यहाँ के मेहनतकश लोग, विद्वान लोगों ने ये जिम्मा लिया, और आज मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि कोटा के बाद सीकर, आपका जोधपुर, ये बहुत बड़े हब बन गए हैं। और मेरा ये मानना है, डॉक्टर साहब हमारे दोनों बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के लोग बैठे हैं, चिकित्सक और शिक्षक परमात्मा की वो देन है जिसमें सेवा का भाव होता है, पर्सनल मेंटरशिप होती है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ सेवा का भाव है, ये व्यापार नहीं होना चाहिए, सेवा पहली होनी चाहिए। और सेवा और अगर मेंटरशिप आए, और जैसा अभी ये कहा, हमारे सामने भी अभी आपका मोबाइल वाला मुद्दा है, ये स्कूलों के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, मोटरसाइकिल, बाइक जिसको बोलते हैं आप, ये दो बातों पे अगर ध्यान रखेंगे बच्चों पे, बाइक का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के 3-4 वो जिग जैग लगाना, और उससे दुर्घटनाओं का जो माहौल है, वैसे ही छोटे बच्चों में जो मोबाइल का माहौल है, पेरेंट्स आप लोग बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं यही सीकर से आया हूँ, प्राइवेट स्कूल जिला सीकर प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा आपसे ये अनुरोध है कि बच्चों का केयर किया जाए। और जहाँ तक आपके प्रश्न का जवाब ये है कि सीकर के लोग मेहनतकश और पर्सनल मेंटरशिप, पेरेंट्स जैसा माहौल हमने देने का प्रयास किया, जिसकी वजह से हमारा पूरा राजस्थान आगे आया। हमारे तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का। अभिषेक जी, सबसे पहले बताइए कि राजस्थान में जो बदलाव हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ टूरिज्म सेक्टर बहुत बूम कर रहा है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं, इसको सबसे पहले आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या इसमें देख रहे हैं? राजस्थान का जो विकास जिस तेज़ी के साथ हो रहा है उस पर सबसे पहले आप बात कीजिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा राजस्थान के लिए कि राजस्थान के लोग काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हॉलीडे में घूमने पसंद करते हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, 2011 से काम कर रहे हैं, और काफ़ी कस्टमर बेस्ड हमारा काफ़ी अच्छा है और पॉजिटिव है, और इंटरनेशनल हॉलीडे भी ले रहे हैं, इंडिया के हॉलीडेज भी ले रहे हैं। मतलब एक जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोगों का एक लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है कि अब लोग हॉलीडे पे भी पैसे खर्च कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और एक यूनिक एक्सपीरियंस भी हमारे साथ वो ले रहे हैं। जी, तो हम अक्सर देखा करते थे कि लोग जो हैं दूसरे स्टेट में ज़्यादा जाया करते थे, लेकिन राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की जो संस्कृति है, पहनावा, हर चीज़ लोगों को प्रभावित करती है और अपनी तरफ खींचती है, और इसलिए राजस्थान में असीम संभावनाएं बनती हैं। ये शुरुआत कैसे हुई सर इस सेक्टर में आने की,
और सबसे पहले क्या विचार था और कैसे सोचा इसके बारे में? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हॉलीडे सेक्टर जो है वो काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है, राइट। और आप कुछ सालों बाद देखेंगे, मतलब जैसे कुछ साल पहले की बात करेंगे, अगर कोविड के बाद की बात करेंगे, तो काफ़ी लोगों के अंदर जागरूकता फैली है कि अब लोग हॉलीडे पे जाना स्टार्ट कर रहे हैं। और राजस्थान के लोग तो जा ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। उदयपुर काफ़ी यहाँ पे, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो सिर्फ राजस्थान के नहीं, काफ़ी हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं, वो यहाँ पे आने का हॉलीडे प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी आपको डेस्टिनेशन वेडिंग का काफ़ी क्रेज़ है। काफ़ी लोग यहाँ पे शादियों के लिए यहाँ पे आते हैं, फंक्शंस करते हैं अपना, यहाँ पे एक अच्छा मतलब उनको एक माहौल मिलता है। जी। अच्छा, इसमें आगे का विज़न क्या है सर? बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारे लोग जब साथ में जुड़ते हैं, पर्यटन के व्यवसाय के साथ साथ जब लोग इसमें जुड़ना शुरू होते हैं, सबसे पहले जब लोग आते हैं तो क्या उनके मन में होता है? बहुत सारी सुविधाएं वो उम्मीद करते हैं कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो भाई यहाँ हमें ये वाली फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। देखिए, हम अपनी कंपनी की बात करते हैं क्लब रिजॉर्टों का, हम लोग एक फैमिली ओरिएंटेड हमारा कॉन्सेप्ट होता है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है। और हमने हर वर्ग के लोगों को टारगेट किया है कि हर मतलब कि आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए हमने कस्टमाइज पैकेज बना रखा है कि जिनका एक सपना होता है कि हम अच्छे होटल्स में जाएँ, अगर लगता है कि लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उनके लिए भी हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है। जो लोग लग्जरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है। मतलब इस हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट टू बेस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सबसे मूल मंत्र जो है वो है ट्रस्ट। कस्टमर का आप पे एक भरोसा होना चाहिए, तभी वो आपसे दोबारा आपसे पैकेज परचेज करेंगे और जाएंगे घूमने के लिए। और हमारी कंपनी की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर भी हम लोग उदयपुर में अपना रिजॉर्ट डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया के हमारे काफ़ी खास जगहों पे जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, वहाँ पे अपने रिजॉर्ट्स को हम डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले एक साल में हमारे 10 होटल्स आने वाले हैं अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप जुड़े हमारे साथ, आप आए, बहुत शुक्रिया आपका।